लाइव है ना? चला लाइव ना? हेलो दोस्तों, विद्या विकास क्लासेज में मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं की मैथ में जो 12.2 है इसके प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 12.2 के कुछ सवालों को हम लोग इसके पहले की क्लास में सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग उसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि जो आवाज है क्लियर है क्या? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। रघुनंदन वर्मा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। प्रियांशु सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। राहुल सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। हिमांशु यादव जी है। अगर सभी चीजें क्लियर हो तो आप वीडियो को शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। ठीक है ना? एक बार वीडियो को आप लाइक करिए, साथ साथ वीडियो को आपके पास जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। ठीक है ना? क्योंकि आपकी क्लास 2-3 दिन से नहीं चल रही थी, जिससे कुछ बच्चों को अभी ये नहीं पता होगा क्लास चल रही है या नहीं, इसलिए आप वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर करिए और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रियांशु सिंह कर रहे हैं आवाज क्लियर है। इसके बाद सत्यम सिंह पटेल जी है गुड इवनिंग सर जी। ठीक है, आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसके अगले क्लास में हम लोग जो 12.2 है इसके हम लोग 8 सवालों को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 12.2 के जो 9वां सवाल है इस 9वें सवाल को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक ना? तो आज से क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। शहबाज अहमद जी है गुड इवनिंग सर जी। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। आकाश कुमार जी हैं, हेलो सर। देखिए, हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे इसके पहली क्लास में, वो प्रश्नावली थी। प्रश्नावली जो है 12.2 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक ना? और 12.2 में हम लोग 12.2 में हेलो दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मैं लाइव हूं क्या? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की क्लास कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि मैं लाइव हूं और साथ साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज है क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करिए आप लोग। इसमें चालू कर दीजिए वीडियो। एक बार सभी लोग कमेंट करिए आप लोग। नहीं चल रहा है? चल रहा है। अपने वीडियो में देखिए थोड़ा सा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए।
स्मिता सिंह करे क्लियर है? क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करें। यादवेंद्र राय जी है? यस सर। एक बार वीडियो को आप शेयर करिए दीजिए जिससे और लोग जुड़ जाए क्लास में। एक बार वीडियो को आप शेयर करिए दीजिए जिससे और लोग जुड़ जाए क्लास में। देखिए हम लोग जो 12.2 है इसमें हम लोग 8 सवालों को सॉल्व कर लिए थे। 9वां सवाल जो है इसको हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। 9वें सवाल को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सवाल में एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक ना। एक कोई ब्रूच है जिसको आप लोग किस तरीके से बना रहे हो, किसी वृत्ताकार ब्रूच के रूप में चांदी के तार की सहायता से आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। सवाल में कह रहा है कि जो आप वृत्ताकार ब्रूच बना रहे हो उसका व्यास सवाल में दिया है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला इसमें दिया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है कि जब आप वृत्ताकार ब्रूच को बना रहे हो तो वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में आप कितने लंबे चांदी के तार की आवश्यकता पड़ रही है इसका मान निकालना है। और दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहले क्या कर लीजिए, आप एक वृत्ताकार ब्रूच बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वृत्ताकार ब्रूच बना लेता हूँ। और सवाल में वृत्ताकार ब्रूच की आकृति दिया है, तो यह वृत्ताकार ब्रूच है और इसमें 5 व्यास आपको खींचना है। तो आप बताओगे ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं उसी को आप लोग व्यास का नाम देते हो। तो यहाँ पे आपको 5 व्यास खींचना है। तो एक यह हो गया, यह 2 हो जाएगा, इसके बाद यह 3 हो जाएगा और इसके बाद यह 4 हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं खींच देता हूं, यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे दिया है कि जो वृत्ताकार ब्रूच को बना रहे हो आप, इसका व्यास दिया है। तो व्यास अगर पूछो आपसे कितना दिया है तो व्यास आप बताओगे, व्यास इक्वल टू, व्यास आपको सवाल में दिया है 35 मिलीमीटर दिया है, ठीक ना। कितना मीटर दिया है, 35 मिलीमीटर दिया है। यह जो वृत्ताकार ब्रूच को बना रहे हो, इस वृत्ताकार ब्रूच का अगर पूछो व्यास कितना है तो व्यास बताओगे 35 मिलीमीटर है। अगर इस वृत्ताकार ब्रूच का व्यास अगर आपको 35 मिलीमीटर दिया है तो पूछो आपसे इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हो कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अगर व्यास की आधी होती है तो अगर आप व्यास इक्वल टू बता रहे 35 मिलीमीटर है तो मैं पूछो आपसे कि जो यह वृत्ताकार ब्रूच है इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो आप त्रिज्या को स्मॉल आर से ढूंढ करते हो तो स्मॉल आर इक्वल टू बताओगे 35/2 मिलीमीटर होगा, ठीक है ना। तो आप बताओगे कि वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा सवाल में कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक ना। यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी त्रिज्यखंड आपको सवाल में कह रहा है कि बराबर है। और साथ साथ में आपको यह कह रहा है कि आपको जो त्रिज्यखंड जो बराबर त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है
कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और साथ साथ आपसे यह पूछ रहा है कि जब आप इस ब्रुज को बना रहे हो तो इस ब्रुज को बनाने में आपको तार, जो चांदी का तार है, उस चांदी के तार की लंबाई कितनी चांदी के तार की लंबाई का यूज करना पड़ेगा इस ब्रुज को बनाने में, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कुल वांछित, अगर मुझे कुल चांदी के तार की लंबाई निकालना हो तो यहाँ पे अगर लिख रहा हूं कुल चांदी के तार की लंबाई, पहले मैं यह निकाल लेता हूं कि जब आप इस वृत्ताकार ब्रुज को बना रहे हो तो कुल कितने चांदी की तार की लंबाई की आपको आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। तो अगर कुल चांदी के तार की लंबाई अगर पता करना चाहते हो तो ध्यान से देखिए, जब ब्रुज को बना रहे हो तो इस तरीके से आप तार को मोड़ कर बना रहे हो और इस तरीके से मोड़ के बना रहे हो, इसी का नाम आप लोग परिधि का नाम देते हो। तो आप जो परिधि की लंबाई होगी, और साथ साथ अगर आपको यह पता हो जाए कि यहाँ पे एक व्यास की लंबाई कितना है, क्योंकि यहाँ पे 5 व्यास आप खींचे हो ना, अगर आप एक व्यास की लंबाई बताओगे 15 मिलीमीटर है, अगर एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है, अगर एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है तो आप बताओगे इसी तरीके से कितना व्यास है, तो बताओगे 5 व्यास है। तो अगर आप निकाल लेते हो कि अगर एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है तो 5 व्यास की लंबाई अगर निकालोगे तो 35 में क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 35 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओगे 5 व्यास की जो लंबाई होगी वह निकाल लोगे, और साथ साथ अगर 5 व्यास की लंबाई को निकाल लेते हो, उस लंबाई में अगर आप इस तरीके से जो यहाँ पे परिधि बन रही है, जो परिधि की लंबाई है उसको आप ऐड कर देते हो, वही तो चांदी की तार की कुल लंबाई होगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो आप बताओगे कुल वांछित तार की लंबाई इक्वल टू, बताओगे 5 गुणे व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई, और इसके बाद प्लस क्या बताओगे आप, वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। कैसे निकाल ले हो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपको क्या करना है, कुल चांदी के तार की लंबाई पता करना है। तो आपके सवाल में यह कर रहा है कि जो वृत्ताकार ब्रुज बना रहे हो, उस वृत्ताकार ब्रुज को बनाने में आप क्या कर रहे हो, 5 व्यास के तार की 5 व्यास जो आप लगा रहे हो उसकी लंबाई अगर निकालना है, तो अगर आपको एक व्यास की लंबाई अगर 35 मिलीमीटर पता है तो आप बताओगे 5 व्यास की लंबाई निकालना है, तो आप बताओगे एक व्यास की लंबाई में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 व्यास की लंबाई पता चल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप उसमें क्या ऐड कर देते हो, जो यह वृत्ताकार ब्रुज बना रहे हो इसकी जो परिधि होगी, इसकी लंबाई को अगर आप ऐड कर देते हो तो वही तो कुल चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी ना। और सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, कुल चांदी के तार की लंबाई ही पूछ रहा है। तो यहाँ बताओगे आप 5 गुणे व्यास की लंबाई कितना है, मतलब व्यास की लंबाई बताओगे 35 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 35 लिख लोगे आप, और प्लस आप बताओगे वृत्त की परिधि क्या होती है, तो बताओगे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 गुणे यहाँ पे 35 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और देख लीजिए अगर पाई का मान 22 बटा अगर 3.14 नहीं दिया हो तो आप 22/7 रख लीजिए, ठीक ना। अगर दिया हो तो यहाँ पे देखिए सवाल में यहाँ पे पाई का मान नहीं दिया है, अगर पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो आप 22/7 रख लो, ठीक ना। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख लो, तो यहाँ 22/7 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे जो ब्रुज बना रहे हो, इस ब्रुज की त्रिज्या अगर पूछो कितना होगा बताओ, 35/2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 35/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई में करोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, और इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा, तो बताओगे 15 2 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 175 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर लीजिए, और यहाँ पे इसको काटोगे, यहाँ पे 7 5 कितना होता है 35 होता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा,
22 है और यहाँ पे कितना है 5 है। 22 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 दूना कितना होता है बताओगे 10 होता है, तो 0 लिख लोगे आप। और 5 दूना 10 है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व किए हो तो यहाँ पे 110 आ गया है, और जब 35 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना हो गया 175 हो गया है। आप 175 में क्या कर लीजिए 110 से 110 आपस में जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 बताओगे, और यहाँ पे 7 में 1 जोड़ोगे तो बताओगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर पूछूं मात्रक क्या होगा तो बताओगे मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। तो मैं पूछूं आप अगर आपसे कि अगर इस ब्रुज को बना रहे हो, इस ब्रुज को बनाने में अगर मैं पूछूं आपसे कितनी लंबाई वाले चांदी के तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो बताओगे आप 285 मिलीमीटर लंबा चांदी के तार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको इस ब्रुज को बनाना है तो अगर पूछूं आपसे इस ब्रुज को बनाने में कितने मिलीमीटर लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो बताओगे 285 मिलीमीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो सवाल बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों की संख्या बहुत कम है। बनाने में कितने मिलीमीटर लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार वीडियो को शेयर करिए आप लोग, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिए। और साथ साथ कमेंट करके बताइए एक सवाल क्लियर हुआ कि नहीं आता। ज्ञानदीप कुमार करे गुड इवनिंग सर। एक बार बताइए यहां तक क्लियर हुआ तो हम लोग इसके आगे सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करें। वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहिए। ज्ञानदीप कुमार करे क्लियर है सर। स्मृता सिंह करे ओके सर। पीके सवरिया जी कह रहे हैं गुरुदेव जी मैं पढ़ने के लिए गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, तो पीके यादव जी ये आप अच्छा नहीं किए हो, ठीक है ना। आपको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हिमांशु यादव जी कह रहे हैं क्लियर है सर। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को भेजिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। अब देखिए इसके आगे सवाल को बताता हूं। देखिए आप इसके बाद क्या पूछ रहा है सवाल में, इसके बाद यह पूछ रहा है आपसे सवाल में कि जो ब्रुज है इस ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पे अगर पूछो आपसे कुल चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, तो बताओ कुल चांदी के तार की लंबाई बताओगे 285 मिलीमीटर आएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर पूछो आपसे कुल चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, तो बताओगे 285 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में आपको इसी में ये भी पूछा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बता दीजिए। तो अब हम लोग इस ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इस ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाएगा। अगर इस फिगर को आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको कितने त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर यहाँ पे देख रहे हो आपको तो इसमें आपको 10 त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं, और सवाल में कह रहा है कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है वो आपस में बराबर है। तो अगर आपको प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो अगर आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हो तो वही तो क्षेत्रफल होगा, वही तो अलग अलग त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। मतलब अगर मैं इस वाले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालता हूं तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब सवाल में ये कह रहा है कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है वो प्रत्येक त्रिज्यखंड एक दूसरे के बराबर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें 10 त्रिज्यखंड बने हैं 200 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो आप।
आप एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, सब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओगे अगर एक त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला आप जानते हो, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू बताओगे आप थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे बताओगे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हो फार्मूला थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए आप तो आपको इसमें बस त्रिज्या पता है, जो यहाँ पे वृत्ताकार भुज बना रहे हो इस वृत्ताकार भुज की आपको बस त्रिज्या पता है और वह समान 35/2 मिलीमीटर दिया है। अगर आपको इसकी त्रिज्या पता है तो आपको यहाँ पे देखिए थीटा का मान नहीं पता रहता तो आप कर लेते, तो पहले क्या कर लीजिए आप थीटा का मान निकाल लीजिए। तो थीटा का मान कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थीटा का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो यह वृत्ताकार भुज बना है इस वृत्ताकार भुज के केंद्र पे अगर पूछूं यह पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे इस वृत्ताकार भुज के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो बताओगे 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि आप जानते हो किसी वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो यह वृत्ताकार भुज है इस वृत्ताकार भुज के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो बताओगे 360 डिग्री का कोण क्या होगा बनेगा। अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो यह कोण है वह 10 भागों में अलग अलग भागों में डिवाइड होगा ना। जो यहाँ पे पूरा कोण 360 डिग्री होगा या 360 डिग्री वह 10 भागों में इस तरीके से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए 10 से इसमें भाग कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो 10 त्रिज्यखंड बना 1 2 3 इसी प्रकार से 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं और प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो आप क्या कर लीजिए कि 360 डिग्री में आप क्या कर लीजिए 10 से भाग कर लीजिए। 10 से भाग करोगे बताओगे 0 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बताओगे कितना डिग्री बचेगा 36 डिग्री आ जाएगा। मैं पूछूं अगर आपसे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो बताओगे प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे 36 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ए भी 36 डिग्री का कोण बनेगा, ए भी 36 डिग्री का कोण बनेगा, ए भी 36 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार से जितने भी त्रिज्यखंड होंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे 36 डिग्री का कोण बनेगा। मैं पूछूं आपसे कि थीटा इक्वल टू कितना होगा तो बताओगे थीटा का मान कितना होगा 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें और लिख लीजिए प्रत्येक लिख लीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू बताओगे आप थीटा अपान 360 डिग्री गुणे बताओगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं थीटा का मान कितना होगा तो थीटा का मान आप निकालो कितना डिग्री 36 डिग्री, तो थीटा की जगह रखोगे 36 डिग्री और बटा पे कितना होगा 360 डिग्री और गुणे बताओगे पाई का मान रख लीजिए 22/7, तो यहाँ 22/7 हो जाएगा। और गुणे अगर पूछूं आपसे कि जो यह वृत्ताकार भुज है इसकी त्रिज्या कितना है तो बताओगे इसकी त्रिज्या 35/2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए r का स्क्वायर है तो यहाँ बताओगे 35/2 गुणे 35/2 करने के लिए, ठीक है ना। अब इसको काटोगे आप तो यहाँ बताओगे 36 यहाँ पे कितना होता है 360 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 7 5 35 होता है, यहाँ 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ देखो 5 दूना कितना होता है 10 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर इसको काटूंगा तो यहाँ बताओगे यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओगे ऊपर कितना बचेगा तो बताओगे यहाँ पे 11 है, 11 लिखने के लिए। और गुणे यहाँ पे देखिए कितना 35 है तो 35 लिख लीजिए आप। और नीचे कितना बचा है तो बताओगे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 का 2 मल्टीप्लाई करो बताओगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लीजिए 11 का मल्टीप्लाई 35 में कर लीजिए, 11 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना 55 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 33 हो जाएगा और 33 5 कितना बताओगे 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 4 है तो 4 करने दीजिए। आप क्या कर लीजिए 385 में 4 से क्या कर लीजिए भाग कर लीजिए, क्या कर लीजिए जो 385 है इस 385 में 4 से भाग कर लीजिए। तो भाग आपको इसी तरीके से करोगे, देखिए 385 में आपको भाग करना है 4 से, तो यहाँ पे 9 बार लेके जाओगे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा।
और यहाँ पे 5 उतार लोगे आप नीचे। यहाँ पे 4 छक्के बताओगे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 लिखोगे, यहाँ पे दशमलव लिखोगे और यहाँ पे 0 चिपकाओगे आप। इसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखोगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 को चिपकाओगे आप। और 4 पच्चे बताओगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 लिखोगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो बताओगे 96 अगर मैं पूछूं आपसे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओगे 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि जो सवाल बताया क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो यह सवाल बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं। कमेंट करिए आप लोग। दीपराज यादव करे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दीपराज यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानदीप कुमार करे यस सर क्लियर है। दीपराज यादव करे एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। यादवेंद्र राय जी क्लियर है सर। दीपराज यादव प्लीज सर। दीपराज यादव मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। देखिए क्या कह रहा था सवाल में, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पे एक कोई वृत्ताकार यहाँ पे ब्रुच दिया था और इस ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अगर यहाँ पे वृत्ताकार ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पे देख रहे हो कि जो यह ब्रुच है इसमें 10 त्रिज्यखंड है। यहाँ पे इस वृत्ताकार ब्रुच में 10 त्रिज्यखंड बने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से 10 त्रिज्यखंड बने हैं। और आप जानते हो कि किसी वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होता है? 180 डिग्री का कोण अंकित होता है। तो यहाँ पे जो ब्रुच है इस ब्रुच के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा? बताओ 360 डिग्री का कोण अंकित होगा। और सवाल में यह कह रहा है कि जो प्रत्येक ब्रुच बना है प्रत्येक ब्रुच का जो क्षेत्रफल वह क्या है? समान है। अगर समान है तो जो कोण होगा वह 10 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या किया हूं 360 में 10 से भाग कर दिया हूं। जब 360 में 10 से भाग करोगे बताओ कितना होगा? 36 डिग्री हो जाएगा। मैं पूछूं आपसे कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड बने हैं उस प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा? तो आप बताओगे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा? 36 डिग्री का कोण अंकित होगा। मतलब प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा? बताओगे 36 डिग्री का कोण अंकित होगा। इसीलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना हुआ? 36 डिग्री हुआ। और आप जानते हो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना रखो? 36 डिग्री अपान में 360 है और गुणे पाई का मान 22/7 रख लीजिए। और त्रिज्या आर का मान निकालोगे और व्यास इक्वल टू आपको 35 मिलीमीटर दिया है, तो त्रिज्या आर का मान बताओ 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इसलिए 35/2 गुणे 35/2 लिखा हो और इसके बाद इसका कैलकुलेशन करोगे तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। यही जो होगा यह प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो 10 त्रिज्यखंड बने हैं, अगर मैं पूछूं आपसे जो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बताओगे यहाँ पे 96.25 मिलीमीटर होगा। उसी प्रकार से दसवां जो त्रिज्यखंड है इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे उसका भी क्षेत्रफल आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक ना। क्योंकि सवाल में कह रहा था कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या है? बराबर है। अगर बराबर इसका मतलब अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो जो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक का निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक का निकाल लेते हो तो जो एक का मान होगा वही क्या होगा? प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर बता सकते हो, ठीक है ना। आप देखिए इसके बाद कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद नितिन नायक जी, गुड इवनिंग सर। नितिन अब तक कहां पे थे जी तुम? अरे अब त्योहार वार आप अच्छे तरीके से मना लिए हो, आप दिवाली मना लिए हो, दशहरा मना लिए हो आप, और इसके साथ साथ आप लोग छठी का त्योहार भी मना लिए हो ना। तो अगर सब त्योहार अगर अच्छे तरीके से आप बिता लिए हो तो आप एक ही त्योहार बचा है जो आपका बोर्ड का एग्जाम है।
ठीक ना। और जो बोर्ड का एग्जाम है, आप उसके लिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप आराम से पढ़ाई कर रहे हो, 2 से 3 महीना है, तो आप 2 से 3 महीने में अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके पढ़िए कि आप मैथ में या और जो सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे नंबर ला सको। इसके लिए आपको प्रतिदिन पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हो। देखिए अब इसके अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए इसका मैंने 9वां सवाल लिया था। अब इसके 10वें सवाल को देखिए ध्यान से आप लोग। इस सवाल को मिटा रहा हूं मैं। इसका 10वां सवाल देखिए आप लोग। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक ना। कोई छतरी है और उस छतरी में कितने ताने हैं? तो 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर तने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जो ताने हैं वह क्या है? बराबर दूरी पे क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में, मतलब आपकी जो किताब में प्रश्न दिया है उस प्रश्न में आपको फिगर भी दे दिया है, ठीक ना। इसीलिए कर आकृति 12.13 में छतरी को 45 मिलीमीटर 45 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या करना, आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि छतरी कैसे दिखती है। तो मैं पहले एक छतरी बनाता हूं, ठीक ना। तो यहां पे क्या करता हूं, एक छतरी मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। यहां पे कोई छतरी इस तरीके से है, ठीक ना। यह कोई छतरी है और यह इसके क्या है? छतरी के ताने हैं। इस तरीके से छतरी के यह ताने हैं। यहां पे देखिए छतरी के ताने इस तरीके से हो गए। छतरी के इस तरीके, तो ये छतरी है, ठीक है ना। और इस छतरी में देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि एक छतरी में 8 ताने हैं और साथ साथ कर दो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जो ताने हैं, जैसे यह जो ये ताना हुआ और जो यह ताना हुआ, यह मतलब प्रत्येक ताने एक दूसरे के बराबर दूरी पे है। ऐसा नहीं है कि जो पहला ताना और दूसरे ताना जो है इसके बीच की दूरी अलग अलग नहीं है, मतलब प्रत्येक की दूरी क्या है? बराबर है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है सवाल में कि छतरी का 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या करना, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल में, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या मानना है। तो यहाँ पे मैं अगर सपाट वृत्ताकार मान लेता हूं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से वृत्ताकार मान लेता हूं और इसमें इसको वृत्ताकार आपको मानना है, इस तरीके से मान लीजिए आप। और यहां पे इसको इस तरीके से मिला दीजिए, 1 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4। इसमें 8 ताने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें कितने ताने हो गए? 8 ताने हो गए। और सवाल में कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मान लीजिए आप यह ताना ले रहे हो और यह ताना ले रहे हो, इसके बीच जो क्रमागत क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल आपके सवाल में क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर आपसे सवाल में पूछ रहा है तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा होगा, इसका क्षेत्रफल आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जिस तरीके से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक ना। तो अगर त्रिज्यखंड के रूप में अगर आपको यह फिगर दिखाई दे रहा है तो आप जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, या इस तरीके से लिख लो आप। यहाँ पे कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आप लिख लीजिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू, आप बताओगे फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री अगुणे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना।
क्योंकि अगर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल लो आप, तो आप जो क्षेत्रफल देख रहे हो यह क्षेत्रफल आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के रूप में दिखाई दे रहा है ना, और आप जानते हो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो, थीटा अपान 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल को निकाल सकते हो। लेकिन देखिए सवाल में यह कह रहा है कि जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान सवाल में कितना दिया है, जो छतरी की त्रिज्या आपको सवाल में दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं त्रिज्या आर का मान कितना दिया, तो बताओगे त्रिज्या आर का मान 45 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे त्रिज्या का मान 45 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यह पता कर लो कि दो क्रमागत तानों के बीच जो जो दो क्रमागत ताने हैं उसके बीच जो उसके सेंटर पे कितने डिग्री का कोण अंकित हो रहा है। या तो इस तरीके से कह सकते हो कि जो यह त्रिज्यखंड आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित हो रहा है उसका मान निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे ध्यान रखिए, अगर पूछूं आपसे कि जो इसका केंद्र है इस केंद्र पे कितने डिग्री का पूरा कोण अंकित होगा, तो बताओगे 360 डिग्री का कोण अंकित होगा, ये बताओगे ना। कि अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि इसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे 360 डिग्री का कोण अंकित होगा। और जो यह त्रिज्यखंड है वो कितने त्रिज्यखंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड बने। तो अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 8 से इसमें भाग कर देता हूँ तो क्या निकलेगा, अगर मैं इसमें 8 से भाग कर देता हूं तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा। क्या पता चल जाएगा, यहां से यह पता चल जाएगा कि जो यह प्रत्येक त्रिज्यखंड आप देख रहे हो प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 360 में अगर आप 8 से भाग करते हो तो अगर यहाँ पहले 4 से मैं काटूंगा तो यहाँ बताओगे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 से काटोगे तो बताओगे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पूछूं आपसे कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है इस प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे 45 डिग्री का कोण अंकित होगा। अगर मैं पूछूं थीटा इक्वल टू कितना हुआ, तो थीटा इक्वल टू बताओगे 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे अगर पूछूं आपसे कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड बन रहा है उस प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे 45 डिग्री का कोण अंकित होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान रखोगे 45 डिग्री, और अपान में 360 डिग्री दिया है तो रख लीजिए आप, और गुणे पाई का मान रख लीजिए 22/7। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या के बारे में अगर पूछो आपसे तो आपको यह पता है कि जो छतरी है इस छतरी की त्रिज्या सवाल 45 सेंटीमीटर दिया है, तो आप त्रिज्या की जगह 45 रख सकते हो, तो यहाँ 45 रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है तो इसको लिख लीजिए 45 गुणे 45 लिख लीजिए, क्लियर है ना। आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पे काटोगे, अगर यहाँ पे काट रहे हो तो इसका मान कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पे काट रहे हो आप तो क्या कर लीजिए इसको 9 से काटिए तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे काट रहा हो इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसके बाद काट लीजिए 2 से तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे 11 गुणे 45 गुणे कितना होगा 45 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, तो बताओगे नीचे कितना है, नीचे यहाँ पे देखो तो 7 है और यहाँ पे 4 है, तो बताओगे 7 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो बताओगे 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बताओगे 28 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर लीजिए 11 का मल्टीप्लाई 45 में कर लीजिए, और 45 का मल्टीप्लाई किस में कर लीजिए 45 में कर लीजिए, तो यहाँ पे इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें करोगे तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 44, और 44 5 कितना होगा, तो बताओगे 44 5 हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 495 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा बताओगे 45 हो जाएगा, और बटा पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर लीजिएगा आप कि 495 में 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या कर लीजिएगा, या तो देखो अभी कट रहा है ना तो इसे काट लो आप, यहाँ काटिए मत, इसका 495 मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 से, और उसके बाद क्या कर लीजिए उसमें 28 से भाग कर लीजिएगा, या तो क्या कर लीजिए इतना ही लगा के छोड़ लीजिएगा, ठीक ना। 495 में 45 से भाग कर लीजिएगा, तो भाग कर गुणा कर दो इसमें कर लीजिएगा आप लोग, 495 45 से भाग गुणा करोगे, इसका जो मान आएगा
वो आएगा, देखिए मैं लिख देता हूं, और यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर भाग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 22,275 हो जाएगा, और इसी में क्या कर लीजिए 28 और 28 रख लीजिए, ठीक ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो यह प्रत्येक छतरी है, या कह सकते हो कि दो क्रमागत तालों के बीच का अगर पूछूं क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओगे यहाँ पे 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से दो तालों के बीच का क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखिए इसका अगला सवाल, अब इसके अगले सवाल को देखिए आप लोग। अब इसका अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल। एक सवाल और देखिए, इसके बाद आप लोग क्लास समाप्त की जाएगी। इसका 11वां सवाल देखिए क्या कर रहा है, करा किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अगर आप कार में बैठे होंगे तो यहाँ पे देखिए आगे इस तरीके से कुछ लगा होता है, इस तरीके से जो शीशा होता है इस तरीके से मान लीजिए, और यहाँ पे वाइपर इस तरीके से कुछ लगा होता है, और इस तरीके से यह साफ करता है। इधर भी लगा होता है और उसी तरीके से इधर भी लगा होता है, ठीक ना। इस तरीके से यह दोनों ओर से लगा होता है इस तरीके से। और यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में कि जो वाइपर है, इस वाइपर पट्टी की लंबाई कितना दिया है, तो बताओ 25 सेंटीमीटर दिया है। जो वाइपर पट्टी है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितना दिया, तो बताओ 25 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से इधर भी है, तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। इसकी भी लंबाई कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और साथ साथ कह रहा है कि तो इसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होता है, तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है थीटा का मान कितना दिया, 115 डिग्री दिया, तो यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान 115 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया सवाल में, बताओगे 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि पट्टियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे अगर एक वाइपर द्वारा अगर निकाले तो कितना क्षेत्रफल साफ होता है, उसी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, दोनों वाइपर के द्वारा कुल कितना क्षेत्रफल साफ होगा उसका मान पता हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर पहले अगर आपको यह पता करना है कि एक वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होता है, तो आप देख रहे हो कि जो यह फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह त्रिज्यखंड के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो अगर त्रिज्यखंड के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप निकाल लीजिए कि दोनों वाइपर द्वारा, या ये निकाल लीजिए कि एक वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अगर यहाँ पे दोनों वाइपर द्वारा पता करना है तो आप क्या कर लेते हैं, अगर एक वाइपर द्वारा अगर पता चल जा रहा है आपको कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है, उसी में क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक वाइपर द्वारा पता चल जा रहा है आपको कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है, तो उसी में क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो दोनों वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होगा उसका मान आपको क्या होगा, पता हो जाएगा।
तो अगर एक वाइपर द्वारा अगर आपको पता करना है कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो आप बताओगे कि जो यह जो क्षेत्र बनेगा वो कुछ त्रिज्यीय खंड के रूप में क्षेत्रफल बनेगा। यहाँ पे कुछ लोग ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे थीटा तो 90, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री आपको लेना नहीं है। जरूरी नहीं कि जो यह जो शीशा है कार का कुछ इसी तरीके से हो, क्योंकि इस तरीके से तार का शीशा होता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो थीटा का मान है वह सवाल में 115 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना आपको कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। यहाँ पे थीटा का मान आपको 115 डिग्री दिया, मैंने समझाने के लिए फिगर बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो अब बताओगे थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे बताओगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इस वाले फार्मूले का यूज करके आप अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि एक वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे उसी प्रकार से दो वाइपर दिखाई दे रहे हैं ना। तो अगर दोनों वाइपरों के द्वारा अगर क्षेत्रफल पता करना है तो अगर एक वाइपर द्वारा इतना क्षेत्रफल साफ होता है, तो अगर दो वाइपरों द्वारा पता करना है तो आप इसी में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह क्या हो जाएगा, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 2 गुणे और थीटा का मान सवाल में आपको दिया 115 डिग्री, तो 115 डिग्री रख लीजिए, अपान में 360 डिग्री और गुणे पाई का मान अगर सवाल में आपको 3.14 नहीं दिया है तो 22/7 आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है दिया है, तो आप क्या कर लीजिए 22/7 ही रख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे पाई का मान कितना रख लीजिए, 22/7 ही रख लीजिए। तो यहाँ 22/7 ही रख लेता हूँ, पाई का मान 22/7 कर लीजिए। और इसकी त्रिज्या सवाल में कितना दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसी तरीके से लिख लीजिए 25 गुणे 25 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ध्यान से। अगर 5 से काटता हूँ इसको तो बताओगे 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पे काटोगे 5 7 35 होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 से काट लीजिए तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऊपर बताओगे 23 गुणे 11 बचेगा, और गुणे बताओगे 25 गुणे 25, इसका मतलब हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हो जाएगा। और बट्टा बताओगे यहाँ पे नीचे कितना 18 है और गुणे पे कितना बचेगा बताओगे यहाँ पे 7 है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे 18 बच रहा है और यहाँ पे कितना 7 है, तो यहाँ पे 18 गुणे 7 हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई अगर 23 में करते हो तो यहाँ पे कितना हुआ बताओगे, 33 को 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 और 3 कितना होगा बताओगे 25 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। अगूरे कितना हुआ 625 हो जाएगा। और बट्टा बताओगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 5 कितना होगा बताओगे 12 होगा, 126 हो जाएगा, ठीक ना। आप क्या कर लीजिए आप इसके बाद क्या कर लीजिए आप कि जो 253 है, 253 में 625 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और साथ साथ क्या कर लीजिए उसी में 126 से भाग कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे 253 में 625 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो मान आएगा 1581 25 और बट्टा को हो जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक ना, 126, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर ये पूछो आपसे दोनों वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होगा तो आप बताओगे इतना क्षेत्रफल क्या होगा, साफ होगा, ठीक ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के जितने भी सवाल बचे हैं इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने अविनाश सर बायोलॉजी की क्लास लेकर उपस्थित होंगे, तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने अविनाश सर उपस्थित होने जा रहे हैं। तो सभी लोग अविनाश सर का स्वागत बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा, और साथ साथ आप लोग लाइव की संख्या हमारे से दोगुने के साथ इनके साथ मिलेगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, धन्यवाद। कहाँ दिखाई दे रहा है?